हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 12वां चैप्टर कर रहे थे। कौन सा? नाभिकीय संरचना, ठीक है, और नाभिकीय ऊर्जा थी, ठीक है, नाभिकीय संरचना या नाभिक की संरचना थी। इसमें हमने पिछली वीडियो में क्या कर लिया था, नाभिकीय बल और उसके प्रमुख गुणों को पढ़ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो है उसके आगे, ठीक है, बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, चैप्टर को। तो लिखिए अगली हेडिंग लिखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हेडिंग बनाइए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हेडिंग हो जाएगी हमारी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं इसमें। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध देखो, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, हेडिंग है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और उसमें लिखिए आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, हो गया, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, एक दूसरे के तुल्य होते हैं, अर्थात एक दूसरे के तुल्य होते हैं, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, हो गया, ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस नियमानुसार, इस नियमानुसार प्रत्येक पदार्थ में, इस नियमानुसार प्रत्येक पदार्थ में, तो क्या, इस नियमानुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, इस नियमानुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, हो गया, उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। लाइन छोड़ के लिखो यदि, लाइन छोड़िए और आगे लिखिए यदि किसी अभिक्रिया में डेल्टा यम द्रव्यमान, लाइन छोड़ के नीचे लिखिए यदि किसी अभिक्रिया में डेल्टा यम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है तो, हो गया, क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, यदि किसी अभिक्रिया में यदि किसी अभिक्रिया में डेल्टा यम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है तो, है ना, डेल्टा यम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा, है ना, है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा, इससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा यम सी स्क्वायर, ठीक है, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, डेल्टा ई बराबर डेल्टा यम सी स्क्वायर, जहां सी प्रकाश की क्या है, जहां सी प्रकाश की निर्वात में चाल है ना, जहां सी प्रकाश की निर्वात में चाल है, ठीक है, इस समीकरण को, है ना, इस समीकरण को आइंस्टीन का, ठीक है, इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को आइंस्टीन का, ठीक है, इस समीकरण को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा, है ना, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं, ठीक है,
इस समीकरण को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। हो गया ना। तो आइंस्टीन ने क्या बताया, यदि किसी वस्तु का डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाए तो इस द्रव्यमान के लुप्त होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वह डेल्टा ई किसके बराबर है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसी में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसी सिद्धांत पर हम क्या करते हैं, परमाणु बमों को बनाते हैं, है ना। जब किसी जो है पदार्थ का डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त होगा तो जो उससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई है वो किसके बराबर है, डेल्टा एम सी स्क्वायर के। अभी हम देखेंगे अगर किसी का एक ग्राम द्रव्यमान लुप्त हो गया तो उसके संगत कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। उसके संगत कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये हो जाएगा आइंस्टीन का कौन सा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। लिखेंगे यदि, इंडिकेट करके लिख सकते हो, यदि डेल्टा एम बराबर कितना, 1 ग्राम, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कितना ग्राम द्रव्यमान लुप्त हो रहा है, 1 ग्राम। हम देखते हैं इसकी संगत कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान लुप्त होगा तो उससे क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा, ठीक है। उससे क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा। जब कहीं भी द्रव्यमान क्षति होगी तो उसके संगत जो है बहुत ऊर्जा निकलती है। सी बराबर कितना होता है, सी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार डेल्टा ई बराबर कितना आएगा, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 1 और गुणे 3 × 10⁸, ठीक है। 1 × 3 × 10⁻, कितना आ जाएगा, 8। चाहे तो ग्राम को मीटर उसमें बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, क्योंकि मात्रा जो है एमकेएस में, इसको भी एमकेएस में बदलिए। 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस समीकरण से रख देते हैं, ठीक है। डेल्टा ई बराबर किससे, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर से, डेल्टा एम सी स्क्वायर से। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम का मान 1 × 10⁻³ और हो जाएगा 3 × 10⁸, और इसका हम क्या कर लेंगे, इसका जो है स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻³ 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और गुणे 10⁻16। इस प्रकार कितना आएगा, 9 × 10⁻, प्लस में 13 आ जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया जूल। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान लुप्त हो गया तो इस द्रव्यमान के लुप्त होने से कितनी ऊर्जा निकल गई, 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा निकल गई, ठीक है। 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा क्या हुई, उत्पन्न हो गई, है ना। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया में जो है किसी पदार्थ का द्रव्यमान लुप्त हुआ था। अभिक्रिया में क्या हुआ था, किसी पदार्थ का द्रव्यमान लुप्त हुआ था जिसके कारण इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई, ठीक है। इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो लिख लीजिए इस पूरे को और फिर अगली हेडिंग लिखिए, इसको लिखिए फिर अगली हेडिंग बनाइए। हो गया ना, मिटा देते हैं इसको। हेडिंग बनाइए परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको मिटा देते हैं। हो गया। हमारी अगली जो हेडिंग होने वाली है वह क्या हो जाएगी, ये तो हो गया है। हेडिंग हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान इकाई, है ना। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इंग्लिश क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसे और क्या कहते हैं, इसे एएमयू भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, एएमयू। तो हेडिंग बनाइए परमाणु द्रव्यमान इकाई। हो गया, परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट एएमयू बोलते हैं। सामान्यतः एएमयू एटॉमिक मास यूनिट ही प्रयोग होता है, यू भी बोलते हैं इसे, स्मॉल यू भी, ठीक है। लिखो, हेडिंग है ये और इसमें लिखिए, लिखो मूल कणों कामा नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान, मूल कणों कामा नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए हो गया, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए
एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया, एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया, हो गया, एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, हो गया। कोष्टक में एएमयू लिख लेना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कोष्टक में एएमयू कहते हैं, हो गया, एएमयू कहते हैं। लाइन छोड़िए और नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा परिभाषा लिखिए, हो गया। डबल इन्वर्टेड कॉमा परिभाषा लिखो, एक एएमयू, हो गया, एक एएमयू कार्बन परमाणु, एक एएमयू कार्बन परमाणु, कोष्टक में ऐसे लिख लेंगे, एक एएमयू कार्बन परमाणु 6C12, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 या द्रव्यमान संख्या 12, ठीक है। तो एक एएमयू कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के, एक एएमयू कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, एक एएमयू कार्बन परमाणु, हो गया, के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, हो गया। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, कामा बंद कर दीजिए, हो गया ना। क्या हो जाएगा परिभाषा से देखते हैं, परिभाषा से, परिभाषा से क्या हो जाएगा, एक एएमयू बराबर, एक जो है एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। एक एएमयू बराबर हो जाएगा क्या, कह रहा है कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर, तो 1/12 गुणे, ठीक है, कार्बन परमाणु, कोष्टक में 6C12, ठीक है, कार्बन परमाणु क्या हो जाएगा 6C12, ठीक है, कि एक परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे लिख सकते हैं 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, एक परमाणु का क्या हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, कितने ग्राम हो जाएगा 12 ग्राम, और परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी n, ठीक है। 6C12 की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12/m, ठीक है, 12 हो जाएगा 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, और बटे n हो जाएगा परमाणुओं की संख्या, ठीक है। n क्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या, लिख सकते हैं जहां n क्या है, जहां n जो है अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो, ठीक है, n क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। n का मान कितना होता है, n बराबर होता है 6.022 और गुणे 10⁻23, ठीक है, 6.022 गुणे 10⁻, कितना होता है 23, है ना। ध्यान रखिएगा, अब 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो एक एएमयू बराबर कितना हो जाएगा, एक एएमयू बराबर होगा हमारा, एक एएमयू बराबर हो जाएगा 1/n, 1/n। इस प्रकार एक एएमयू बराबर कितना आएगा, 1/n का मान रख सकते हैं 6.022 और गुणे कितना आ गया 10⁻23, भाग करेंगे तो जो मान आएगा वो मान बुक में दिया है, ठीक है, गुणा भाग हमको करने की जरूरत नहीं है। तो एक एएमयू बराबर जो है भाग देने पर कितना आएगा 0.166, ठीक है, कितना आएगा 0.166 और गुणे 10⁻, गुणे हो जाएगा 10⁻−23 आ जाएगा, 23 को ऊपर कर देंगे 10⁻, कितना हो जाएगा 10⁻−23 ग्राम होगा, कितने ग्राम होगा 10⁻−23 ग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा, इसको एक अंक पीछे करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, एक एएमयू बराबर, एक एएमयू बराबर कितना आ जाएगा, एक एएमयू बराबर 1.66 और गुणे 10⁻24 और मात्रक क्या है ग्राम, मात्रक क्या है ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे तो अभी हम जानते हैं 1 ग्राम बराबर कितना होगा 10⁻³ की ग्राम,
1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम या 1/1000 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा होता है। ठीक है, तो कितना आएगा अब हो जाएगा 1 AMU बराबर कितना 1.66 और गुणे हो जाएगा 10 की घात 1.66 और गुणे कितना है, गुणे हमारा 10 की घात -24 था ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राम की जगह कितना करेंगे 10 की घात -3 और मात्रक लिखेंगे किग्रा। मात्रक क्या लिखेंगे, किग्रा। इस प्रकार जो है 1 AMU बराबर कितना आ जाएगा, 1 AMU बराबर हो जाएगा 1.66, 24 में 3 जोड़ देंगे 10 की घात -27 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 AMU किसके बराबर होगा, 10 की घात -27 किलोग्राम और आगे क्या होगा 1.66। ठीक है, तो 1 AMU एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितने किलोग्राम, 1.66 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, 1.66 गुणे 10 की घात कितना -27 किलोग्राम। इसको लिखिए, इसको करिए, फिर हम मेगा ईबी में ज्ञात करेंगे कितना होता है। ठीक है, कितने मेगा ईबी आएगा जो इंपॉर्टेंट है। इसको करिए, फिर अगला देखिए हेडिंग, मिटा देते हैं इसको, है ना। हेडिंग क्या बनाएंगे, 1 AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा ईबी में। हेडिंग है 1 AMU की तुल्य ऊर्जा। ठीक है, 1 AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा ईबी में। ठीक है, मेगा ईबी में करिए इसको, 1 AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा ईबी में। ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। एक AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा ईबी में। ठीक है, लिखिए यदि, इसके आगे लिखिए यदि 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा, यदि 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा डेल्टा E हो तो, यदि 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा डेल्टा E हो तो आइंस्टीन समीकरण, यदि 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा डेल्टा E हो तो, हो गया, आइंस्टीन समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन समीकरण क्या कहा है, डेल्टा E बराबर क्या होता है, डेल्टा E बराबर हो जाएगा mc²। ठीक है, डेल्टा E बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा mc² के। ठीक है, आइंस्टीन समीकरण क्या कह रहा है, डेल्टा E बराबर हो जाएगा डेल्टा mc²। चूंकि अभी हम डेल्टा m पीछे ज्ञात किए हैं, डेल्टा m बराबर कितना रखेंगे 1.66 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम और c बराबर प्रकाश की चाल है, इसलिए हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा डेल्टा E बराबर, यम का मान रख दिए 1.66 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -27 और गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो कितना आएगा, अब हो जाएगा हमारा 1.66 और गुणे 10 की घात -27, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और गुणे 10 की घात 16। ठीक है, मात्रक किसमें आ रहा है, ये जो है अभी जूल में आ रहा है, किसमें आ रहा है जी, जूल में। अभी हमको ईबी में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, 9 का गुणा 6 में कराएंगे 54 हो जाएगा, 4 हासिल 5, 9 का गुणा 6 में 54 और 5 जोड़ दिए 59 को, 9 हासिल 5, 9 1 9, 9 और 5 जोड़ देंगे 14, पीछे से 2 अंक बाद 10 लगा दिए और गुणे 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा
11 आ जाएगा। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, एक अंक और इधर करिए तो 1 दशमलव हो जाएगा 494 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -10। क्यों? क्योंकि दशमलव एक अंक इधर आया है, प्लस में एक बढ़ेगी जो एक कम कर देगी माइनस को। ठीक है, ये किसके बराबर आया? जूल के। ठीक है, जूल के। हमको ईवी में निकालना है तो लिखेंगे 1 ईवी बराबर कितना होता है, या 1 जूल बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 ईवी बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। 1 ईवी बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा, इसको पूरा नीचे कर देंगे तो 1 बटे हो जाएगा 1.6 और गुणे 10 की घात -19 ईवी हो जाएगा। 10 की घात -19 क्या हो जाएगा? ईवी। तो कितना आ जाएगा? अब जब यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा 1.494 और गुणे 10 की घात -10 बटे यहाँ पे नीचे भाग करेंगे तो 1.6 और गुणे जो है, गुणे कितना आ जाएगा? गुणे हो जाएगा 10 की घात -19 आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात कितना आ जाएगा? -19 आ जाएगा। दशमलव हटा के भाग कर देंगे। ठीक है, दशमलव हटा के क्या करेंगे? भाग करेंगे, है ना। तो जो भाग करने पर आएगा, अब मात्रक क्या लिखेंगे? अब मात्रक लिखेंगे ईवी। ठीक है, इसको ऊपर जब करेंगे तो दशमलव हटा के भाग करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा? दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 14.94 और बटे हो जाएगा यहाँ पे 16 गुणे, इसको ऊपर कर देंगे तो 10 की घात -10 और गुणे 10 की घात प्लस में कितना आया? 19। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाग करेंगे तो भाग तो जानी नहीं है, 16 9 144 हो जाएगा। ठीक है, 5 बच जाएगा 54, 16 48 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो भाग करने पर दिया है बुक में जितना है वही लिख देते हैं। 931 लगभग आया है। ठीक है, भाग देने पर कितना आया है? 931 के लगभग आया है। तो हम कितना लिखेंगे? 0.931 और गुणे 19 में से 10 घटाएंगे तो 10 की घात प्लस में 9 और मात्रक क्या हो गया? ईवी हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक जो है ईवी हो जाएगा, है ना। मात्रक क्या हो गया? ईवी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको हम 10 की घात 6 तक बनाएंगे, इसको हमको मेगा बनाना है, इसको मेगा ईवी बनाना है। ठीक है, तो कितना करेंगे? 0.3 अंक पीछे कर देंगे तो हो जाएगा 931 और गुणे हो जाएगा 10 की घात 6 ईवी। 10 की घात 6 ईवी लिखेंगे, चूंकि 10 की घात 6 ईवी बराबर क्या होता है? 1 मेगा ईवी होता है। 1 मेगा ईवी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 931 मेगा ईवी। कितना आ गया? 931 मेगा ईवी। इस प्रकार जो है एक एएमयू के जो तुल्य ऊर्जा है, ठीक है, एक एएमयू की जो तुल्य ऊर्जा होगी वह कितनी होगी? 931 मेगा ईवी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी जी? 931 मेगा ईवी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शनल में पूछ लिया है। ठीक है, कि एक जो है एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो 931 मेगा ईवी की होगी। कितनी होगी? 931 मेगा ईवी की होगी। इस प्रकार इसको करिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करिए, फिर अगली एडिंग करते हैं। हो गया, इसको करिए और अगली एडिंग बनाइए। मिटा देते हैं इसको। अगली हेडिंग है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। हेडिंग है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। हेडिंग क्या है? युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। इसको लिखिए और फिर इस हेडिंग में हेडिंग बना सकते हैं युग्म उत्पादन। पहले हम युग्म उत्पादन का करेंगे, फिर युग्म विनाश लिखेंगे।
इस हेडिंग में जो हेडिंग होगी उसकी हम किसकी परिभाषा देने वाले हैं, युग्म उत्पादन की। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए युग्म उत्पादन, जल्दी करिए इसको, युग्म उत्पादन। हो गया, युग्म उत्पादन। लिखिए, युग्म उत्पादन है क्या, मान लो जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा परमाणु, ठीक है, कौन सा परमाणु, उच्च ऊर्जा का जो है गामा फोटान, उच्च ऊर्जा का गामा फोटान जब किसी भारी नाभिक से टकराएगा, कौन से नाभिक से, जब किसी भारी नाभिक से टकराएगा, मान लो ये उच्च उत्पादन, ये उच्च ऊर्जा का जो है गामा फोटान है, या इस भारी नाभिक से टकरा रहा है, जेड जिसका जो है, ठीक है, आवेश है, भारी नाभिक से टकराएगा तो यह नाभिक इसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, और फिर इससे क्या निकलेंगे, नाभिक से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक जो है पॉजिट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, एक जो है पॉजिट्रॉन निकलेगा और फिर एक जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही प्रक्रिया जो है युग्म उत्पादन है। ठीक है, उच्च ऊर्जा का जो है गामा फोटान जब किसी उच्च या भारी नाभिक से टकराता है तो इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, भारी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और इसके बाद जो है इससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया ही युग्म उत्पादन है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए युग्म उत्पादन और लिखिए परिभाषा। हेडिंग युग्म उत्पादन है, उसमें परिभाषा लिखो। लिखो, जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा परमाणु, जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटान लिख सकते हैं, जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटान, हो गया, जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटान किसी उच्च परमाणु भार वाले, किसी उच्च परमाणु भार वाले, किसी उच्च परमाणु भार वाले भारी नाभिक से टकराता है तो, उच्च परमाणु भार वाले भारी नाभिक से टकराता है तो भारी नाभिक से टकराता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा, भारी नाभिक कह सकते, भारी पदार्थ लिख लीजिए, नाभिक को, नाभिक की जगह पदार्थ लिख लीजिए, भारी पदार्थ से टकराता है तो, हो गया, भारी पदार्थ से टकराता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा, तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हो गया, अवशोषित कर लिया जाता है, तथा तथा उसकी ऊर्जा से, तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। हो गया, एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। यह घटना, यह घटना युग्म उत्पादन कहलाती है। यह घटना युग्म उत्पादन कहलाती है। हो गया, यह घटना युग्म उत्पादन कहलाती है। समीकरण क्या हो जाएगा जब हम समीकरण बनाएंगे, है ना, ये एच म्यू है जो है कैसा है, गामा किरण फोटान है ये, ठीक है, गामा किरण फोटान है। ठीक है, इसकी ऊर्जा से क्या बनने वाला है, गामा किरण फोटान की जो ऊर्जा से है वह क्या बनेगा, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एक पॉजिट्रॉन व
एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम -1 बीटा 0 से दिखाएंगे, ठीक है। यह क्या है हमारा, ये जो है इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या बनेगा, एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को 1 बीटा 0 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया लिख लीजिए, अभिक्रिया को लिख लीजिए इसको, और चित्र अगर बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लो हमारा भारी नाभिक है ना, भारी नाभिक है, और कौन सा फोटॉन है, गामा किरण फोटॉन है, ठीक है। कौन सा फोटॉन हो जाएगा, गामा किरण फोटॉन है, ये गामा फोटॉन लिख सकते हैं, ठीक है। गामा फोटॉन जब यह भारी नाभिक से टकराएगा, नाभिक का जो है आवेश कितना है, ZE, है ना, आवेश कितना है, ZE। तो इससे क्या होगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, ठीक है। क्या उत्पन्न हो रहे हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसे हम दिखा सकते हैं +1 बीटा 0, ठीक है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक है, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। और फिर क्या उत्पन्न हो रहा है, -1 बीटा 0, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसको बना लीजिएगा, ये भारी नाभिक है, भारी नाभिक या भारी पदार्थ भी कर सकते हैं, पदार्थ का ये होगा, भारी नाभिक लिख लीजिए, ठीक है। परिभाषा में क्या आ जाएगा, जब कोई उच्च ऊर्जा का जो है गामा फोटॉन किसी भारी नाभिक से टकराता है, तो उससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना ही क्या है, युग्म उत्पादन है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना युग्म उत्पादन है, ठीक है। गामा फोटॉन के भारी नाभिक से टकराने पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना ही युग्म उत्पादन हो जाएगी, ठीक है, युग्म उत्पादन हो जाएगी। लिखिए इसको, हो गया ना, ये चित्र बना लिए, मिटा देते हैं इसको, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, हो गया, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन दोनों का विराम द्रव्यमान, विराम अवस्था में जो द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है, 31 किग्रा होता है। अतः प्रत्येक, ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, अतः प्रत्येक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, विराम, अतः प्रत्येक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, क्या आ जाएगा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा डेल्टा E बराबर, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा किसके समीकरण से, आइंस्टीन समीकरण से होगा, ठीक है। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या कहता है, डेल्टा E बराबर mc² से, डेल्टा mc² से, ठीक है, इससे आ जाएगा डेल्टा mc² से। अब मान रख लेंगे इसमें, है ना, मान रखिए, तो हो जाएगा हमारा डेल्टा E बराबर, डेल्टा M का मान यहाँ पे दिया है कितना, 9.1 × 10⁻31, और गुणे C का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9.1 × 10⁻31, 3 का वर्ग 9 और गुणे 10⁻16, गुणा कराओगे 9 × 1 = 9, 9 का गुणा 9 में करेंगे 81, एक अंक बाद दशमलव, और गुणे 31 में से 16 घटा दिए 10⁻15 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻15 जूल, किसके बराबर, डेल्टा E बराबर। अब हम चूंकि क्या जानते हैं, 1 जूल बराबर, अभी पीछे बताया गया है 1/1.6 और गुणे 10⁻19, और मात्रक हो जाएगा EV। तो डेल्टा E बराबर कितना आएगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा 81.9 और गुणे 10⁻15, और गुणे हो जाएगा जूल की जगह हम कर देंगे 1.6 गुणे 10⁻19, और मात्रक हो जाएगा EV। हटा देंगे तो हो जाएगा 819, दशमलव हटा दीजिए ऊपर नीचे से, तो
गुणे 10 की घात -15, ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना आ जाएगा, +19 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात +19। इस प्रकार डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, भाग देंगे, ठीक है। तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 25 80, एक बच गया, ठीक है, 16 25 80 एक बचा ना, तो 19 हो जाएगा। 16 एक कम 16, दशमलव लगा दिए, ठीक है, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा 30। 16 एक कम 16 और फिर क्या आ जाएगा, 16 एक कम 16, 14 बच गया 140, 16 8 128, इतना ही छोड़ दो, ठीक है। भाग देने पर यही आएगा, तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा 51.18 और गुणे कितना आया, गुणे हो जाएगा 19 में से 15 घटा देंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा और मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया ईवी। मात्रक क्या हो गया, मात्रक जो है ईवी हो गया। इसको एक मानकर जोड़ सकते हो तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 51.2 और गुणे 10 की घात 4 ईवी। हम इसको मेगा ईवी बनाना चाहते हैं तो इसलिए क्या करेंगे, दशमलव को 2 अंक पीछे कर देंगे तो हो जाएगा 0.512, ठीक है। दशमलव 2 अंक इधर किए तो 10 की घात 2 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 अंक दशमलव इस तरफ आया है, ठीक है। तो 10 की घात +2 और बढ़ गई, 4 पहले से था, 2 और बढ़ी 6 हो गया और मात्रक क्या हुआ, ईवी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 10 की घात 6 ईवी बराबर 10 की घात 6 ईवी बराबर होता है 1 मेगा ईवी, ठीक है, 1 मेगा ईवी। इस प्रकार डेल्टा ई बराबर हो जाएगा कितना, 0.512 और मेगा ईवी, ठीक है, मेगा ईवी। ये तो एक पॉजिट्रॉन से निकला हुआ या एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, प्रत्येक का लिखा गया है, प्रत्येक का जो है विराम द्रव्यमान ऊर्जा है। तो हम दो निकाले हैं ना, एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दो निकले हैं, एक की जो है ऊर्जा इतनी है, दूसरे की भी इतनी ऊर्जा होगी क्योंकि दोनों का विराम द्रव्यमान समान है, सी का मान समान है, ठीक है। जब एक की ऊर्जा इतनी है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, इन दोनों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दोनों का गुणा 2 में करा देंगे तो दोनों की कुल सम्मिलित ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। इसको लिखिए, फिर नीचे लिखिए, इसको लिखने के बाद फिर नीचे लिखेंगे, लिखिए इसको, नीचे लिखिए इसके, नीचे लिखो अतः युग्म उत्पादन के लिए, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए अतः युग्म उत्पादन के लिए, हो गया, अतः युग्म उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि, हमको पता है जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोगुना हो जाएगा इसका, 51 दूनी 102, तो लगभग 1.02 होना चाहिए। गामा फोटान की ऊर्जा लगभग, अगर हमको युग्म उत्पादन की घटना करानी है, ठीक है, जैसे हम देख रहे थे जब ये गामा फोटान टकरा रहा था किसी भारी नाभिक से तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकल रहे थे, तो यह घटना कराने के लिए इसकी ऊर्जा कम से कम 1.02 मेगा ईवी तो होनी चाहिए। इससे कम हुई तो यह युग्म उत्पादन नहीं करा पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं निकाल सकता है, इतनी ऊर्जा तो होनी ही चाहिए, ठीक है। नीचे लिखो अतः युग्म उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि, अतः युग्म उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा, अतः युग्म उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा, हो गया, गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा कितनी, 2 गुणे 0.51, 2 गुणे 0.51 बराबर हो जाएगा एक कितना, ठीक है, 2 गुणे 0.51 है ना, बराबर कितना हो जाएगा, गुणा जब कराएंगे तो 102 आएगा, यानी 1.02 मेगा ईवी, ठीक है, 1.02 मेगा ईवी। तो क्या लिखें, अतः युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा 2 गुणे 0.51 बराबर 1.02, ये पूरा लिख लीजिए, 1.02 मेगा ईवी होनी चाहिए, 1.02 मेगा ईवी होनी चाहिए यदि गामा फोटान की ऊर्जा, यदि गामा फोटान की ऊर्जा, हो गया, यदि गामा फोटान की ऊर्जा इससे कम है तो, यदि गामा फोटान की ऊर्जा इससे कम, कोष्टक में 1.02 मेगा ईवी,
यदि गामा फोटान की ऊर्जा कोष्टक में 1.02 मेगा eV से कम है तो भारी पदार्थ से टकराने पर, से कम है तो भारी पदार्थ से टकराने पर, हो गया, भारी पदार्थ से टकराने पर यह युग्म उत्पादन की क्रिया नहीं करता, भारी पदार्थ से टकराने पर यह युग्म उत्पादन की क्रिया नहीं करता, हो गया, युग्म उत्पादन की क्रिया नहीं करता, ठीक है, युग्म उत्पादन की क्रिया नहीं करता, वरन युग्म उत्पादन की क्रिया नहीं करता, वरन यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वरन यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा कांपटन प्रभाव उत्पन्न करता है, वरन यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा कांपटन प्रभाव उत्पन्न करता है, हो गया, कांपटन प्रभाव उत्पन्न करता है, हो गया ना। तो ये हो गया युग्म उत्पादन। अगली हेडिंग क्या थी? युग्म विनाश। तो हेडिंग क्या बनाएंगे अब? युग्म विनाश। हेडिंग है युग्म विनाश, ठीक है, हेडिंग बनाइए युग्म विनाश और लिखिए इसमें ठीक इसका उल्टा है युग्म उत्पादन का। इसमें क्या हो रहा था? गामा फोटान, ठीक है, गामा फोटान था, गामा फोटान था, इससे क्या निकल रहे थे? एक जो है पॉजिट्रॉन निकल रहा था, एक क्या निकल रहा था? पॉजिट्रॉन, और एक क्या निकल रहा था? एक जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है। गामा फोटान से पॉजिट्रॉन और किसकी उत्पत्ति हो रही थी? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो रही थी, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो रही थी। इस घटना को युग्म उत्पादन कह रहे थे। उल्टा कर दो, जब कोई पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो संयुक्त होकर जो है दो गामा फोटान निकालते हैं। इस क्रिया को युग्म विनाश कहेंगे, ठीक है। इसका उल्टा प्रक्रिया, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है संयुक्त होकर दो गामा फोटान निकालने की प्रक्रिया ही युग्म विनाश है, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखो, जब एक पॉजिट्रॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन, जब एक पॉजिट्रॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो, जब एक पॉजिट्रॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वे परस्पर संयोग कर, एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वे परस्पर संयोग कर, हो गया, वे परस्पर संयोग कर एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं, वे परस्पर संयोग कर एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं, हो गया, परस्पर संयोग कर एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं तथा उनके स्थान पर, तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटान की उत्पत्ति होती है, तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है, हो गया, दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है, हो गया, दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है। यह घटना युग्म विनाश कहलाती है, हो गया, यह घटना युग्म विनाश कहलाती है, हो गया, यह घटना युग्म विनाश कहलाती है। अभिक्रिया में क्या लिखोगे? अभिक्रिया में हम लिखेंगे एक जो है पॉजिट्रॉन है, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन और जो है एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या है?
इलेक्ट्रॉन परस्पर संयुक्त होकर किसका निर्माण करेंगे, गामा फोटान का। ठीक है, दो जो है गामा फोटान परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश करेंगे और दो क्या निकलेगा, दो जो है गामा फोटान निकल जाएंगे। ठीक है, दो क्या निकल रहे हैं, दो जो है गामा फोटान निकल रहे हैं। यही प्रक्रिया क्या है, दो गामा फोटान निकलते हैं, यही प्रक्रिया जो है युग्म विनाश है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या है, युग्म विनाश है। ये हो जाएगा हमारा पॉजिट्रॉन और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम पिछले अभिक्रिया में क्या देखे थे, हम देखे थे एक एच न्यू था, एक एच न्यू था और इससे क्या निकल रहा है, इससे जो है एक पॉजिट्रॉन निकल रहा था और इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। वहां पे एक ही गामा फोटान था। ठीक है, इसी से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक जो है इलेक्ट्रॉन जब संयोग करते हैं तो परस्पर विनाश करके दो गामा फोटान निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों है, यहाँ पे एक ही फोटान से दो निकल जा रहे थे ये दोनों, यहाँ पे अब दोनों संयुक्त हो रहे हैं तो एक ही निकलना चाहिए था, जब इसका दोनों विपरीत है तो दो क्यों निकल रहे हैं, दो इसलिए निकल रहे हैं जिससे संवेग और ऊर्जा का संरक्षण बना रहे। अगर एक निकलेंगे तो संवेग और ऊर्जा का संरक्षण नहीं बना रहेगा। ठीक है, संवेग और ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। संवेग और ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए युग्म विनाश में जो है दो गामा फोटान निकलते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण को जो है बनाए रखने के लिए जो है युग्म विनाश में कितने गामा फोटान निकलेंगे, दो गामा फोटान, ना कि एक गामा फोटान निकलता है। कितने निकलेंगे, दो गामा फोटान निकलते हैं, है ना। इसको कर लीजिए, इंडिकेट लिख लो। इसको करने के बाद इंडिकेट लिखिए। लिखो, युग्म उत्पादन की परिघटना में, इंडिकेट लिख लो, युग्म उत्पादन की परिघटना में, युग्म उत्पादन की परिघटना में हो गया, युग्म उत्पादन की परिघटना में रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। युग्म उत्पादन की परिघटना में रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। हो गया, रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, एक और इंडिकेट लिखिए। लिखो, युग्म उत्पादन की प्रक्रिया में, युग्म उत्पादन की प्रक्रिया में द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। युग्म उत्पादन में युग्म विनाश लिख लो। युग्म विनाश की प्रक्रिया में द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। द्रव्यमान किसमें बदल रहा है, ऊर्जा में, और उसमें क्या हो रहा था, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रहा था। युग्म उत्पादन में ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है। द्रव्यमान किसमें बदल रहा है, ऊर्जा में। तो क्या लिखें, युग्म विनाश की परिघटना में या युग्म विनाश की प्रक्रिया में द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। हो गया, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यह युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया है। यह युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया है। हो गया, यह युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया है। इस प्रकार हम क्या देख चुके हैं, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, दोनों इंपॉर्टेंट है। हेडिंग ध्यान रखिएगा, इसको पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं को ध्यान रखेंगे, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। आगे हम कल करेंगे क्या, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं।